कर रहे हैं एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, तो नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स टू ग्रो। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल आ जाएगा, माउंटेन्स आ जाएंगे, बोल्डर्स आ जाएंगे, सैंड माउंट्स आ जाएंगे। However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface. अब इसमें देखो इसमें देखो कह रहा है, जो मैं एग्जांपल बताई उसी को ये बता रहा है कि ये जो इस टाइप का जो ग्रोथ होता है ये नॉन लिविंग के द्वारा किया जाता है। एग्जिबिट करना मतलब वो चीज़ परफॉर्म करना, इनहिबिट करना मतलब रोक देना। इसमें मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हुआ था जब मैं 11th में थी तब, कि एग्जिबिट मतलब क्या होता है और इनहिबिट मतलब क्या होता है। एग्जिबिट, इनहिबिट, तो इसका सिंपल से याद रखना, एग्जिबिट मतलब परफॉर्म करते रहना, परफॉर्म करना वो चीज़, और इनहिबिट मतलब रोक देना, ऐसे याद करना सिंपल सा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये हो गया। अब इन लिविंग, ये सारा कुछ मैं बता रही थी पहले आपको। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड, ये भी बता चुकी कि ग्रोथ होता है वो हमारा इनसाइड होता है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एज इसमें एक्सेप्शन है कि इसमें नॉन लिविंग भी ग्रोथ के फैक्टर में आ सकते हैं, तो इसी वजह से इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा गया है, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सिर्फ उसी को बोलेंगे जो सिर्फ लिविंग में हो, नॉन लिविंग में ना पाया जाए, कोई एक्सेप्शन ना हो। ठीक है, इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोला जाएगा। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living organisms. A dead organism does not grow. अब ये जो कंडीशन बताया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते रहते हैं, तो ये सब देख करके इससे कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया गया है कि एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कभी ग्रो नहीं करते, क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल एक्टिविटीज़ होनी बंद हो जाती हैं उनकी मृत्यु के बाद, तो उनमें वो ग्रो नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। लाइकवाइज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जितनी भी देखो, एक बात ध्यान रखना, जितने भी डिफाइनिंग फीचर हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, लेकिन जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब सारी नहीं है। ठीक है, ये लाइन याद रखना, जितनी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन जितने कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो सारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो ये बात याद रखनी है। अब आगे, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। अब कह रहा है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन है ये रेफर करता है किससे, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब डॉटर सेल्स, या फिर डॉटर सेल्स, या फिर जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं उनकी बात की जा रही है। तो जो इनका फीचर्स होगा वो थोड़ा कम या ज़्यादा ये किससे मिलेगा, उनके पेरेंट्स से मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम लोग को कहते हैं ना कि ये अपने पापा पे गया है, या ये अपने मम्मी पे गया है, ये मम्मी का नाक लिया है, पापा का गाल लिया है, लाइक इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारा क्या होता है, ये सारा फीचर होता है पेरेंट्स का जो हमारे में आता है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली हम लोग किससे रेफर कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि मल्टीसेलुलर में अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन भी होते हैं, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स अल्सो, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल मीन्स से भी, मतलब एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए, ये आपको याद करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगी नहीं अलग अलग करके, लाइक काफ़ी टाइम चला जाएगा, आप इसमें मार्क कर सकते हो एनसीईआरटी में, या फिर एक अलग से नोट बना लो, उसमें नोट कर लो, ये सब याद रखना ही है, भूलना नहीं है। ठीक है, और हाँ, मेरा गला थोड़ा भी बेकार लग रहा होगा, ऐसे दिन भर बोलना तो थोड़ा गला वो हो जाता है, तो इसे इग्नोर करना, बातों को समझना। ठीक है, कह रहा है फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। अब ये जो फंगी होता है ना, फंगी ब्रेड पे लगा हुआ,
देखे होंगे वाइट कलर के, जिसे फफूंदी भी बोलते हैं घर तरफ। तो ये क्या करता है, इसमें अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वाइट कलर का होगा ये, ठीक है। मतलब इसमें हेड्स दिखेंगे बहुत सारे और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होता है, इसमें मिलियंस ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्प्रेड कर जाते हैं, लाइक बर्स्ट करते हैं आगे जा करके, ठीक है। और इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब में क्या होता है कि इसमें बडिंग होता है। हाइड्रा जैसे जानते हो ना, हाइड्रा टेंटिकल वगैरह निकलते हैं, इसमें 6 to 11 इन नंबर होते हैं। मैं बता देती हूँ फिगर इसका, गला ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। लाइक इसमें रुको, ये डायग्राम देख लो, ये टेंटिकल ऊपर में, सॉरी इसमें डायग्राम नहीं बन पा रहा अच्छे से, लेकिन रफली ये डायग्राम समझ लो। तो ये जो टेंटिकल होते हैं इनको टेंटिकल बोला जाता है। ये 6 to 11 इन नंबर होते हैं, ठीक है। 6 या तो 11, 6 to 11 के बीच में इनका नंबरिंग होता है। तो ये क्या होता है, इसमें बडिंग होती है, यहाँ किनारे से नीचे से बड निकल जाता है, फिर बड ग्रो करता है। तो या तो इसमें अटैच ही रहेगा कुछ टाइम तक, या फिर इससे अलग होकर के एक नया हाइड्रा ये बना लेता है, बना करके रेडी कर लेता है। अब इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे प्लानेरिया, जिनको फ्लैट वर्म्स भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो होगा वो रीजनरेट कर लेगा लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि फ्लैट वर्म, अगर प्लानेरिया, इस समय क्या होता है ना कि अगर आप लोग कुछ काट दो, कोई पार्ट अगर इसका काट दो, ये क्या करेगा, फिर से खुद को जनरेट कर लेगा, जो मिसिंग पार्ट है उसको फिर से क्रिएट कर लेगा, ठीक है। फिर द फंगी, फिलामेंटस अलगी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉशस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। मेरे को अभी भी याद है कि ये जो क्वेश्चन है ना, फ्रैगमेंट, ये कहाँ गया, हाँ, प्रोटोनेमा ऑफ मॉशस, ये मेरा क्लास 11 के पेपर में यूनिट 1 के टेस्ट में आया था ये सवाल कि इसमें कौन से रिप्रोडक्शन होता है इसमें, लाइक कैसा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। मेरे से नहीं बना था, मैं सारे सवाल बना ली थी, बट यही नहीं बना था क्योंकि मैं एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी थी। मैं क्या करी, ऊपर से देख ली कि प्लानेरिया में ये होता है, फंगी में ये होता है, फंगी फिलामेंटस एल्गी ये सब हो गया, और ये सब में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। मैं ऐसे पढ़ ली, और ये प्रोटोनेमा ऑफ मॉशस मैं पढ़ी ही नहीं। और जब मैं सवाल देने बैठी थी, मेरे को अभी भी याद है वो टाइम, लाइक उस वक्त ऐसा था ना कि लाइक खैर छोड़ो, तो वहाँ पे मेरी ये गलती हुई थी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको एक भी लाइन, एक भी वर्ड मिस नहीं करना है एनसीईआरटी का, ताकि आपको जा करके आगे रिग्रेट हो। तो इसमें क्या हो गया, प्रोटोनेमा ऑफ मॉशस में भी क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करेगा, फ्रैगमेंटेशन से। फिर व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर अलगी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। फिर इसमें कह रहा है कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर अलगी हो गया, अमीबा हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इसको, जैसे मैं बताई थी ना कि सेल डिवीजन का भी काम कर रहा है अमीबा, और इसको रिप्रोडक्शन भी बोला जाएगा। तो वही कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है कि एक ही चीज़ का दूसरा रूप, मतलब दूसरा नाम दिया गया उसी को, लेकिन वो चीज़ सेम है। तो यहाँ भी वही है कि सेल डिवीजन और ग्रोथ किससे होगा, सेल डिवाइड किया, नंबर में इंक्रीज़ हुआ, मतलब कि क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या रहेंगे, सिनोनिमस रहेंगे इसमें, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। और हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं ग्रोथ को एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। मतलब कह रहा है कि ग्रोथ को हम लोग पहले ही ऐसे जान चुके हैं कि इंक्रीज इन सेल नंबर और इंक्रीज इन मास को क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। फिर कह रहा है इसलिए वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम लोग नोटिस करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दीज टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और इसी तरह से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हम लोग ये क्लियर नहीं हो पाते कि ग्रोथ का क्या रोल है और रिप्रोडक्शन का क्या है, इसमें हम लोग डिफर कैसे करें, इसमें दिक्कतें आती हैं। तो फर्दर मतलब आगे, देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे म्यूल हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, ठीक है, तो जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए रिप्रोडक्शन को भी reproduction also cannot be all inclusive defining characteristic of all living organisms। अब इसीलिए इसको मतलब अब इसमें देखो कुछ एक्सेप्शन आ गए, ठीक है।
ये सारे जैसे म्यूल हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये इसमें ये एक्सेप्शन आ गया लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा जाएगा, इसको सिर्फ का क्या कहा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। और ये भी सही है कि जितने भी नॉन लिविंग होते हैं वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं खुद को, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखा रहा है लाइफ का, मेटाबॉलिज्म, जो कि मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग पहले पढ़े थे। कह रहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने वो केमिकल से बने हुए हैं। अब ये कैसा है वो सवाल है कि केमिकल से बने हैं। देखो, दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शंस etc आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल। हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स है, बायोकेमिकल्स हैं जो कि शेप साइज उनका डिफर करता है, लाइक लिपिड हो गए, प्रोटीन हो गए, बायो मॉलिक्यूल जितने भी हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या कर रहा है कि इनका अलग अलग काम चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं कि फर्दर किसी और चीज़ में भी ये डिवाइड होते जा, मतलब चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, लाइक मैं क्या बताई कि लिपिड और प्रोटीन मिलकर क्या बना लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लिया। तो ये सब किससे बना हुआ है, केमिकल से ही तो बन रहा है ना। ये हो गया। फिर ये जो कन्वर्जेंस होता है आर केमिकल रिएक्शंस, इनको केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन बोला गया है। और इसी तरह से थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी तरह से एक ही साथ बहुत हजारों रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं। बी दे एक सेकेंड, बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, भले ही वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, सब में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। एग्जिबिट करना मतलब परफॉर्म करना। तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म का नाम ली मैं, और प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंगी हो गया, माइक्रोब हो गया, ये सारे में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। अब यहाँ पे इसका डिफिनेशन कह रहा है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म। कि जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उन सभी का अगर सम किया जाए, उन सभी को मिलाकर के क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। और कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है या नॉन लिविंग थिंग नहीं है जो कि मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। अभी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं इससे हम लोग अपने बॉडी के बाहर भी सेल फ्री सिस्टम में हम लोग इसको देख सकते हैं। An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or non-living। अब वैसे रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर के वैसे रिएक्शन जिसे हम लोग लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो रिएक्शंस हो भी रही होती है, तो उसे हम लोग ना ही लिविंग कहेंगे ना ही उसे हम लोग नॉन लिविंग कहेंगे उस रिएक्शन को। ठीक है, क्या कहेंगे, हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है बिना किसी एक्सेप्शन के। ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ना चल रहा हो, ना हो रहा हो। ठीक है, और ना ही कोई ऐसा नॉन लिविंग है जिसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और एक और बात यहाँ आई कि एक और टॉपिक उठा कि जैसे लेबोरेटरी में जो होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, तो अगर उसे हम लोग लेबोरेटरी में करवा रहे होते हैं तो उसे हम लोग ना ही लिविंग बोलते हैं ना ही नॉन लिविंग रिएक्शन बोलते हैं। तो उससे बोलेंगे क्या, तो उसे बोला जाता है लिविंग रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। तो इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या बोला जाता है, अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके अंदर भी मेटाबॉलिज्म आ रहा है। जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे कि लिपिड, अभी हम लोग क्या बात किए थे कि लिपिड की बात किए थे, लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन ये दोनों मिलके क्या बनाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका पार्ट है, सेल का पार्ट है। अब अलग अलग सेल, अब देखो इमर्जिंग का क्या मतलब था, वहाँ हम लोग इमर्जिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो इमर्जिंग का मतलब कि इवॉल्व करना। ठीक है, इवॉल्व
लाइक ये जितना इवॉल्व करेगा, जैसे देखो लिपिड अकेला कुछ नहीं कर सकता था, प्रोटीन अकेला कुछ नहीं कर सकता था, क्या बना दिया एक साथ मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई। फिर उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या किसका पार्ट है, सेल का। तो अलग अलग सेल मिल करके, लाइक अलग अलग टाइप के सेल मिल करके अगर अलग अलग कुछ नहीं कर सकते थे, दोनों एक साथ मिलके क्या बना दिए, टिश्यू बना दिए। ठीक है, अब टिश्यूज़ की ये दोनों के अंदर जो काबिलियत नहीं थी, लाइक जो खासियत नहीं थी, तो इसकी खासियत मिल करके क्या बना दी, एक अलग तरह का अच्छा सा टिश्यू बना दी। अब अलग अलग तरह के टिश्यूज़ जो होते हैं दोनों में अलग अलग चीज़ें थी। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके क्या बना दिए, ऑर्गन बना दिए। ठीक है, और इसी तरह से अलग अलग ऑर्गन जो अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता कुछ, लाइक अकेले परफॉर्म कर सकता लेकिन उतने वो अलग चीज़ नहीं बना सकता, तो अलग अलग ऑर्गन मिल करके क्या बना देते हैं, पूरा क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो अब समझ में आया इमर्जिंग का मतलब, इवॉल्व कैसे होते हैं, इंटरेक्ट एक दूसरे से कैसे करके आपस को मतलब खुद को इम्प्रूव कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब कह रहा है perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is this ability to sense their surrounding or environment। अब ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीचर बता रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि क्या कह रहा है कि खुद को, लाइक ये क्या कह रहा है, जितने भी फीचर्स हैं अभी तक ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये कैसे है, तो ये ऐसे है क्योंकि देखो खुद के इन्वायरमेंट को सेंस करना, जैसे स्टिमुलस पढ़े हो ना, न्यूरॉन वगैरह पढ़े हो, नर्व सिस्टम, तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई का, विच कुड बी फिजिकल, तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। लाइक अगर कोई हमें टच कर रहा है तो फिजिकली ये हो गया कि हम लोग उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, जैसे हम लोग पता लग जाता है कि हमें कोई टच कर रहा है तो हम इसे तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ बोलो क्या हुआ। सेकेंड, अगर कोई केमिकल हम अगर बाहर से हमारी बॉडी में दे देता है तो हमारे अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, तो उसके प्रति हमारा रिएक्शंस होता है। ठीक है, लाइक अगर कोई हमें कुछ टेस्ट कराता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा, अगर कोई मीठा है तो बोलते हैं वाह कितना अच्छा मीठा है, अगर कोई खट्टा है तो हमारा चेहरा अजीब सा बन जाता है, मिचल जाता है, तो वो चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये केमिकली हो गया। फिर बायोलॉजिकल भी चीज़ें होती है, लाइक हमारा बॉडी जो ग्रोथ होता है, कैसे कैसे ग्रोथ होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। फिर वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, और हम लोग जो अपने इन्वायरमेंट को होता है उसे हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइक प्लांट भी होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से। उन जैसे एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है उनके लिए, लाइट होता है, वाटर होता है, टेम्परेचर होता है, अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो जैसे वो लाइट को लेकर के, लाइक सनफ्लावर जो होता है वो हमेशा सन की दिशा में ही रहता है, जिस साइड सन जाएगा मूव करेगा वैसे वैसे सनफ्लावर भी मूव करता है। फिर वाटर के थ्रू भी होगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी प्लांट होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल क्यूज। तो चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे रिस्पॉन्ड करते हैं वो सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। वो अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को वो सेंस कर पाते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, कोई भी हो। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। अब ये जो फोटो पीरियड होता है ये भी इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन में सीजनल ब्रीडर्स के, जैसे बोथ प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स इंटरिंग देयर बॉडीज। All organisms therefore are aware of their surroundings. Human being is the only organism who is aware of himself, that is has self consciousness। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब अपनी बॉडी पे रिएक्ट करते हैं, जैसे जैसे उनके ऊपर केमिकल्स का, लाइक कुछ भी चीज़ें अगर एक्स्ट्रा जाती हैं उसके प्रति वो रिएक्ट करती है। जैसे हमें फीवर आता है तो वो कैसे आता है, अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स, पैथोजेंस घुस जाते हैं तो उसके अगेंस्ट फाइट करता है, उसकी फाइट की वजह से क्या होता है, हमें फीवर आता है। तो इसी तरह के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, ये हो गया। और इसमें कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग एक ऐसा अनोखा ऑर्गेनिज्म है जो कि अवेयर है खुद के बारे में, जिनके पास क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये किसके पास है, सिर्फ ह्यूमंस के पास है। इसलिए कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए कॉन्शियसनेस भी क्या है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग, जब ये बात आती है ह्यूमन बीइंग पे, तो इट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। तो यहाँ पे और भी ऐसे ऐसे फैक्टर होते हैं जहाँ पे हम लोग लिविंग स्टेट को डिटरमाइन करने में बहुत हमें डिफ़िकल्टी आती है। वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा
तो जो पेशेंट्स कोमा में जो रहते हैं हॉस्पिटल में, वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन, वो मशीन के थ्रू सपोर्टेड होते हैं, मशीन्स के थ्रू इनको जिंदा रखा जाता है। विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स, जिनके लंग्स और हार्ट को रिप्लेस किया जाता है, वो मशीन्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। द पेशेंट इज़ अदरवाइज ब्रेन डेड, तो उनको नॉन लिविंग कुछ नहीं बोला जाता, उन्हें ब्रेन डेड बोला जाता है। ठीक है, उन्हें ब्रेन डेड बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, एनसीईआरटी का वर्ड है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, और इस ह्यूमन के पास कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग, अब ऐसे पेशेंट जो कि कभी भी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते, तो उनको क्या बोला जाएगा, लिविंग और नॉन लिविंग, उन्हें क्या बोला जाएगा, ब्रेन डेड बोला जाएगा। इन हायर क्लासेस, कह रहा है ऊंचे क्लासेस में, यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शंस। अब जितने भी लिविंग फेनोमेनास होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से इंट्रैक्शन के रिजल्ट होते हैं। एक दूसरे से इंट्रैक्शन कैसा है वो सबके बेसिस पे होते हैं। Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बताई थी आप लोग को, इसमें बताई थी या पीछे, हाँ, जैसे यहाँ पे बताई थी ना कि सेल के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, वो मिल करके इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और एक नया टिश्यू बना लेते हैं। फिर अलग अलग चीज़ें मिल करके इंटरेक्ट करके क्या बना रही, ऑर्गन, फिर अलग अलग, तो ये वही चीज़ें बता रही कि अलग अलग चीज़ें यहाँ पे इंटरेक्ट करके बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interactions among the molecular components comprising the organelle। अब यहाँ पे वही सेल की बात कर रहा है कि सेल के अंदर उतने सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जिनका एक दूसरे से संबंध, लिंक बना हुआ रहता है, इंट्रैक्शन। जैसे कि अगर हम लोग बात करें प्रोटीन बनने का, तो प्रोटीन बनने का भी क्या होता है, राइबोसोम वगैरह न्यूक्लियस से निकलता है, राइबोसोम वगैरह पे कैसे कैरी करता है। और सबसे बढ़िया हम लोग देखें तो पैकेजिंग वगैरह कैसी होती है, लाइक जैसे न्यूक्लियस से निकलता है राइबोसोम, आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया, ट्रांसफ़र आरएनए, फिर राइबोसोमल आरएनए, तो ये सारा क्या होता है, ये सारा वहाँ से सब कुछ निकलता है। उसके बाद फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए फिर किसके पास जाता है, गोल्गी बॉडी हो गया, गोल्गी बॉडी के पास क्या होता है, पैकेजिंग होता है। तो ये सारा क्या एक लाइन से एक दूसरे से इंटरेक्ट किया हुआ है, तो इंटरेक्ट करके क्या बना रहा है, प्रोटीन की पैकेजिंग बना रहा है, लाइसोसोम बना रहा है। लाइसोसोम भी अलग से नहीं बनता, जब भी पैकेजिंग हो रही होती है ना गोल्गी बॉडी से, तो वहीं से जो टूट करके जो वेसिकल्स निकलते हैं, तो उसमें से ही ये बनता है। ये भी डिटेल में बताऊंगी कि कैसे ये बनता है, लाइसोसोम कैसे इसमें निकलता है, कैसे क्या होता है, वो सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं, वो सेल चैप्टर में बताऊँगी, ठीक है। फिर these interactions result in emergent properties at a higher level of organization. This phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels। अब ये क्या होता है, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। अभी जो इंट्रैक्शंस हो रही है इससे इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ निकल रही हैं जो कि हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक, जैसे मैं जो बताई हूँ वही सब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे एक नई बेहतरीन चीज़ बनाई जा रही है एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, ठीक है। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े उसके हिसाब से बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अब ये मान रहा है कि इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोला जाता है, इवॉल्विंग बोला जाता है कि इवॉल्व कर रहा है और ज़्यादा। जैसे पहले हम लोग कैसे दिखते थे, होमो इरेक्टस वगैरह पढ़े, होमो सैपियंस फिर बने होमो इरेक्टस पहले थे। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं, इवॉल्व करते जा रहे हैं और भी अलग अलग तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं। फिर सेल्फ रेगुलेटिंग है, इंटरेक्टिव सिस्टम्स है, मतलब कैपेबल हैं किसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अच्छे से एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में, ठीक है। तो कह रहा बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बायोलॉजी जो है ये अर्थ पे जो भी स्टोरी चल रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसके बारे में जो स्टडी है उसके बारे में है ये। फिर बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। और हम लोग का कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो रहा है इसके बारे में भी पढ़ना बायोलॉजी ही कहलाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। अब ये जो लाइन है, लास्ट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि हमारा जो बायोलॉजी है इसमें हम लोग पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, और जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमंस हो गए, हम लोग क्या कर रहे हैं, चाहे वो हम लोग पहले पास्ट में थे या अभी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, हम लोग एक ही तरह का, भले ही हम लोग अभी दिखने में लाइक चेंज हो चुके हैं, पहले कैसे दिखते थे अब कैसे दिखते, आगे आने वाले टाइम में कैसे दिखेंगे नहीं पता।
तो ये सारा किससे होता है? एक कॉमन ही जेनेटिक मटेरियल हम लोग शेयर कर रहे हैं, एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल हम लोग सब शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन वेरिंग डिग्रीज, मतलब हम लोग का फिर लेकिन देखने का जो रूप रेखा है वो अलग है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल सेम है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आ जाता है नेक्स्ट सब यूनिट। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं तक रखेंगे, ये जो हम लोग पढ़े हम लोग यहीं तक रखेंगे आज के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर के अप्रॉक्स होने वाला, 55 मिनट्स हो चुके हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ पूरी डिटेल में। मैं जितना अपना बेस्ट दे सकती थी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, ताकि आपका एक भी वर्ड मिस ना हो जो आपको ना आए, जिसे आप डिकोड ना कर पाओ। ठीक है, अगर पसंद आया होगा तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करना कि हाँ, वैसे तो मैं लेकर के ही आऊँगी, बट कमेंट करोगे तो ज़्यादा एनर्जी से मैं बना पाऊँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाय।